स्वागत 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 आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद बेंगलुरु की अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जिसका गठन लगभग 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद ने कई महनीय कार्यों का संपादन किया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की कड़ी को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन कार्यक्रम है क्या? इस मीट द आइकॉन कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन महानुभावों से, उन व्यक्तियों से, उन विभूतियों से जिनका ताल्लुक तेरापन धर्म संघ से है और जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के शिखर को छुआ है। क्यों रूबरू होते हैं, क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों उनका साक्षात्कार लेते हैं? उसका कारण है कि हम उनके जीवन का अनुसरण कर पाए, हम उनकी जीवन शैली को जान पाएं, उनके जीवन में आए वो उतार चढ़ाव को जान पाएं, उनके जीवन में आए संघर्षों को जान पाएं और ये जान पाएं कि वो किस तरह उन संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े। और हम ये मानते हैं कि सफलता वो दीपक है जो दीपक खुद तो प्रज्वलित होता ही होता है और अन्य कई दीपकों को प्रज्वलित भी करता है। और आज इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिदासर निवासी, बेंगलोर प्रवासी, एक बहुत ही सशक्त समाज सेवी हैं, मशहूर समाज सेवी हैं। धर्म संघ को उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं, कई वर्षों से देते आ रहे हैं। वर्तमान में वो जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं और पहले बेंगलोर के सभा, गांधीनगर सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक सफल व्यापारी भी हैं। वो और कोई नहीं, हमारे दिल अजीज श्री कन्हैयालाल जी गिडिया हैं। श्री कन्हैयालाल जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरे साथ यहां मौजूद हैं राजस्थान परिषद के सेक्रेटरी श्री मनीष जी तातेड़, राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़ और राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष श्री सुनील जी दुगड़। मैं मीट द आइकॉन कार्यक्रम का वाइस चेयरमैन विनय बैद। तो कन्हैयालाल जी, शुरू करें? जरूर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिवादन है इस कार्यक्रम में, आप यहाँ पे आए और हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं 1 मिनट आपको समय लूंगा। जो माहौल मैंने यहाँ देखा है, जो ये सेटअप आपने बनाया है, जो सेट की रेडी की है, सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आप थीम लाए हैं मीट द आइकॉन, सचमुच में एक नया अनोखा प्रयोग है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा ये आपका जो मेहनत है ये रंग लाए। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए, यही एक पहचान होती है एक अनुभवी व्यक्ति की, एक मार्गदर्शक की, कि वे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी उपक्रम हो, वे अपनी शुभाशीष देते हैं। और यहाँ पे श्री कन्हैयालाल जी गिडिया ने हमें शुभाशीष दी, हमें मुबारकबाद दी और ये प्रार्थना की कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम और सफलता के शिखर को छुएगा। ये ऑलरेडी इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर में चर्चा हो रही है। अब तक लगभग 55 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, 55 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और हर इस कार्यक्रम की प्रशंसा, यहाँ पर जो भी कोई आया है, जिसने भी इस कार्यक्रम के बारे में सुना है, उसने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी हम ये अच्छा कार्य करते जाएंगे। इसी आशा के साथ में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कन्हैयालाल जी साहब, सर्वप्रथम मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। आपका बचपन किस माहौल में बीता, किस परिवेश में बीता और क्या अनुभव रहे? अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अपने बचपन की बात शेयर करते हुए अत्यंत खुशी होगी। मेरे बचपन का जो प्रारंभिक भाग था वो बंगाल के कूचबिहार जिला के डिडेटा गांव में बीता था। और वहाँ पर मैं 5th क्लास में पढ़े थे और वहाँ मीडियम बंगला था, लेकिन अचानक हम लोगों को राजस्थान आना पड़ा। और राजस्थान में वहाँ तो हिंदी के सिवाय कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 6 से लेके 10 तक, बाद में 11 का मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की थी।
आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे विषय में एक संस्कृत भी था, और जो मेरा प्रथम संस्कृत का टेस्ट हुआ था उसमें मुझे 10 में से 0 मिला था। अच्छा। क्योंकि मैं हिंदी की वर्णमाला भी ठीक से नहीं जानता था, बंगला भी पढ़ा हुआ था, तो संस्कृत के अध्यापक जो थे उनका नाम मुझे अभी भी याद है, जिंदगी भर याद रहेगा, विष्णु दत्त जी शर्मा। अच्छा। मुझे बुलाया, भाई तो काई करे है, 10 में 0 ले आया है। मैं कहा गुरु जी इस बार तो 0 लाया हूँ, अगले टेस्ट तो 3 महीना बाद होगा, 10 में 10 नहीं लाया तो मुझे बोल देना। अच्छा। इतनी लगन से पढ़ना लगा, आप विश्वास करेंगे अगले टेस्ट में 10 में 10 ही लाया था। क्या बात है, क्या बात है। और उससे बड़ी बात थी, मैं पूरे क्लास का दुलारा बन गया था, और हर सब्जेक्ट में मैं डिस्टिंक्शन मार्क लाता था, और हाई स्कूल तक मैं डिस्टिंक्शन में ही पास हुआ था, सेकेंडरी में डिस्टिंक्शन हुआ था। और एक बड़ी बात और बोलता हूँ आपको, मेरी जिंदगी की जो याद आएगी मुझे देर, जब मैं बीएससी कर रहा था, दिन में वापस आ गया था पिताजी का बिजनेस के साथ हाथ बटाने के लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं रांची में इंजीनियरिंग भर्ती होने गया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था उसी टाइम रांची में हिंदू मुस्लिम का बड़ा भारी दंगा हुआ था। और वो दिन याद है मुझे 67 का या कुछ, 14,000 आदमी वहां पर मारे गए थे। और मैं पिताजी को हाथ पकड़ के बोल दिया, मैं तो मर गया तो अभी शहर में नहीं रहूंगा। सब जगह एडमिशन बंद हो चुका था। हमारी जो कॉलेज थी दिनटा में, साइंस कॉलेज उसी साल खुली थी दिनटा गाँव में, 40 सीट थी, क्योंकि 40 ले सकते हैं, 40 लेबोरेटरी में 40 सीट होती है, जहाँ टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की। उनके जो रजिस्ट्रार थे वो नॉर्थ इंडियन थे, और मेरा मार्क्स देख के बोले ये बच्चा तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में आने के लायक है। उसने मेरे लिए 40वीं सीट बनाई थी, और मैं उसमें एडमिशन लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आता था आजकल की तरह नहीं आता था, टेलीफोन पर आता था यूनिवर्सिटी से फोन, रोल नंबर 1 पास, 2 पास, 3 यार से, तो बोल रहा था 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, 39 फेल, 40 फेल, 41 फेल। पिताजी ने घर में फोन किया, बेटा तू फेल हो गया है। मैं कहा आकाश गिर जाएगा, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ। वापस सिलीगुड़ी फोन किया गया, बोला नहीं एक ही लड़का पास हुआ है 41 वाला। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। और उसके साथ में छोटी सी बात और बोलता हूँ, 40 बंगाली शहर में एक ही मारवाड़ी था। ये मेरे बचपन की घटना है जो मुझे सदा याद रहती है। तो दर्शकों देखा आपने कि व्यक्ति को जो बचपन में जो आत्मविश्वास प्राप्त होता है और जो पढ़ाई में रुचि होती है वो बहुत ही मायने रखती है। जैसा श्री कन्हैयालाल जी गिरिया ने बताया है कि बचपन में पढ़ाई में वो बहुत तेज थे, और इनके पास एक शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास की। उनको विश्वास था अपनी काबिलियत के ऊपर। आज कहीं ना कहीं उस काबिलियत की वजह से ही वो आज इतने आगे बढ़े हैं, इतने आगे अग्रसर हो पाए हैं। तो कन्हैयालाल जी सर, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, ये है कि बचपन में आपके परिवार का परिवेश क्या था, माता पिता से कैसे संस्कार आपको ग्रहण हुए? देखिए, मेरी माताजी पूर्णतया धर्म संघ को समर्पित थी। सूत्र, अपने राजस्थान में बोलते हैं सूत्र को बखान, चाहे बच्चे रोते हो, चाहे नाश्ता किया हो या ना किया हो, वो सूत्र का बखान तो सुनती थी। उस टाइम हमारे राजस्थान में हर गांव में, विरासत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में परिवार प्राय वहीं रहते थे, और रोज का सूत्र का बखान होता था। और प्राय विदा से सुजानगढ़, छापर, चाडवास, पिडियारा, लाडनू, चतुर्मास हर साल होता था, और सूत्र का बखान हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था, तो उसको सुनने जाते थे। पिताजी की तो मैं क्या कहूँ, इतने सरल मना थे, इतने सरल मना थे कि अगर उनको पता चल जाए मेरे बेटे के या मेरे परिवार के कुछ हो गया है, तो सिवाय पानी आने के कुछ बाकी नहीं रहता था। शायद आप लोग आप तो नए हैं, यहाँ सभा के अध्यक्ष भी थे, तो आज भी जो मारवाड़ उस टाइम तरीके आदमी इतने यहाँ बेंगलोर में एक्टिव नहीं थे, संख्या भी नहीं थी, आज भी याद करते हैं हनुमान मिश्रा को। ऐसे सरल मना व्यक्ति बहुत बहुत कम मिलते हैं, जिनको कोई दुनिया से राग द्वेष ही नहीं है। बनाने में भी आपके पिताजी का बहुत बड़ा था, वो आशीर्वाद दिए थे, भाई ते थलिका से मिलो, अट विदेश के बाद वो एक ही रास्ता मिलना को नहीं था, कौन पहचान सी। उस समय इसको अपने लोग विदेश मानते थे, था ही, हाँ, विदेश मानते थे। आज भी है। चेन्नई और
अच्छा नहीं, 7 समुंदर पार यहाँ बात। ये तो सही बोल रहे हैं कमल जी। तो कन्हैया जी, अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी धर्म के प्रति रुचि है, वो रुचि कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिल जाती है, एकदम सत्य है। कहीं ना कहीं वो धर्म रुचि आपके माता पिता में थी, वो सानिध्य जो मिला धर्म का बहुत उनके प्रताप से। मैं एकदम एक सच्ची बात बोलता हूँ। जब सुमेरमल स्वामी का चतुर्मास था, उनकी जो भाषण शैली थी, उस टाइम हमारा परिवार बेंगलोर में साधारण परिवार था। हमारे पास एक स्कूटर था, उसका नंबर भी मुझे याद है, MEB 986। उसको लेके बारिश में भीजते। उस टाइम बेंगलोर ऐसा नहीं था, पूरा हरा भरा था, हर दिन बारिश होती थी शाम को। और मुझे याद है साल में 8-9 महीना लोग स्वेटर पहनते थे और बिना रजाई के रात को सो नहीं सकते थे। और पूरे बेंगलोर में 7-8-9-10 लाख आदमी थे। और आप विश्वास करें कि आडूगोडी बेंगलोर के लिए अलग शहर था, शंकरपुरम अलग शहर था, दासरली अलग शहर था, बीच में जंगल थे। आज तो बेंगलोर का रूप ही चेंज हो गया है, 1 करोड़ से ऊपर आदमी रहते हैं। उस दिन पिताजी बोले थे, देख भाई, थे लोग इतना भाई हो, तेरा बंद भवन में आओ, जुड़ो, संग आपनो ही है। आप अथली का आदमी, हाँ आप गुरुआ का बहुत नजदीक रहे वहाँ एक टीम में। और गुरु अपन विश्वासी मानना है, अपन खून में तेरापन बढ़ो है। उस दिन से पिताजी की प्रेरणा से मैं सबसे पहले आगे आया था। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी, जैसे भी हो। उस टाइम देखिए विजयनगर क्षेत्र जो था ना, आप लोग उस टाइम नहीं थे, बच्चे थे, छोटे थे। हमारे तेरापंथी थली के परिवार के लिए गढ़ था। उस टाइम में भी 200 के करीबन परिवारों बसे हुए थे। और मुझे याद है 1995 में बहादुर जी अध्यक्ष बने थे, सिर्फ 45 की एज के अंदर। और उसका श्रेय जाता है विजयनगर को। हम लोग 2 बस भर लेके यहाँ पर सदस्य लाए थे। उस टाइम सभा का ये संविधान और कुछ नहीं था, जो भी तेरापंथी आ गया वोट दे देता था। नाइट में संविधान लगाऊंगा, संविधान बनवाया अच्छे आदमियों से, बहुत बड़ा बताया। फिर मैंने अकाउंट रेडी किया सभा का, जितना सामान था सबका लिस्ट बनाया। और हमारे नगीन जी खिंचा के पास लेके गए बैलेंस शीट। बोले बैलेंस शीट किसने बनाई है? बोले कन्हैया जी गिडिया ने बनाई है। देखने की जरूरत नहीं है, आप फाइल कर दो। रातों रात साइन करा के गांधीनगर में रजिस्ट्रार ऑफिस था, सभा का संविधान रजिस्टर करा दिया। आज भी ओरिजिनल कॉपी मेरा ही साइन है उसके अंदर। जो यहाँ पर तूफान मचा है, सर फोड़ देंगे आपको। पेशी होगी मेरी गुरुदेव के पास, पेशी होगी। मेरे को जाना पड़ा। बोला थे संविधान बनाए हो बाबू जी, तुम्हें बहुत कड़ो बनाए हो बाबू जी। बाबू जी एक बात बोलूं छोटी सी, संविधान हमारे घर को कौन बनाए हो? तेरा अपन सभा वास्ते बनाए हो, तो इसमें क्या अर्ज है? नहीं मैं सुनी हूँ स्टार्टिंग का 23 आदमी था, घर का मेंबर बनाए हो। बाबू जी तेरापंथी जन्मजात हूँ, 18 साल के ऊपर का हूँ, संविधान में अधिकार दिया, मैं कहीं गलती की, इसमें क्या गलती है? ये उनका उत्तर था। उस टाइम बाद में आज तक सभा भवन के अंदर आप इतने साल हो गए, 20 साल हो रहे हैं, एक पैसा भी बिना पैसे मिल के आप नहीं दे सकते, ना ले सकते हैं। ये चाहे समाज इसकी मूल्यांकन करे या नहीं करे, मैंने संघर्ष करके संविधान भी लगाया, अकाउंट भी 1 नंबर का किया। और मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं भाई जी, मैंने सभा को मंत्री बनना है या मैंने देव को मंत्री बनना है। मेरा एक ही ध्येय रहता था, चाहे कोई हो, चाहे कमल जी हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले मैं थली का आदमी आगे बढ़ाता था। आज जितना नाम गिनाऊं, जितना भी अपने कार्य करता है, जब भी मेरा मौका आया, मैं पद पर आया, थली का आदमी आगे लेने का ट्राई किया। चाहे देव हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे अपना सभा हो, मैंने यही ट्राई किया, एक आदमी अपना और तैयार करो। आज जितने भी आपने ले जो जुड़े हुए हैं, सबकी शुरुआत करी। आज हमारे लिए बहुत व्यवस्थित हो गई है। आज हमारा संविधान देख के इसको थोड़ा सा लाइट करके और महासभा ने एडॉप्ट किया था। ये हमारे बेंगलुरु में गोल, पूरा इंडिया के अंदर तेरापंथ भवन इस स्टैंडर्ड का, आज तो इससे बहुत बड़े बड़े बन गए। बेंगलोर सबसे पहले था और पूरा इंडिया में तेरापंथ सभा में संविधान पहले बहुत बेंगलोर ही नहीं लगाया था। हमारा संविधान नहीं होता था कहीं भी। एक बार जोरदार तालियों से
देखिए दर्शकों, यहाँ पे कुछ बातें जो उभर कर आई है। सर्वप्रथम इन्होंने अपने पिताजी के बारे में उल्लेख किया, स्वर्गीय श्री हनुमान जी के बारे में, कि किस तरह वो यहाँ पे दली संवाद को लेकर, दली प्रांत को लेकर एक जागरूक कार्यकर्ता थे, और किस तरह वो प्रेरक बने यहाँ पे दली प्रांत के जो भी परिवार मौजूद हैं उनको एकजुट करने में, और वही विचार आगे लेकर गए उनके सुपुत्र श्री कन्हैयालाल जी केडिया। और आज उन्होंने बताया एक इतिहास के कुछ विशेष बातें बताई। एक जो विशेष बात इन्होंने बताई कि थली प्रांत को जो अधिकार दिलाने की बात है, उस अधिकार में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री कन्हैयालाल जी केडिया के, इन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। तो कन्हैयालाल जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बीएससी की पढ़ाई की और फिर बीएससी की पढ़ाई से व्यापार की ओर रुख कैसे हुआ? देखिए, इस बीच में मैं आपको एक बात और पहले बताना चाहता हूँ, बीच में रह गई थी। ये जो हमने काम किया था, इसमें हमारे साथ में हमारे थली के 4-5 आदमियों का विशेष योगदान था। उसमें स्वर्गीय भगवान जी नाटा, बहादुर जी सेठिया, ये दोनों कभी भी हम लोगों के साथ, और जगत जी राउत का मैंने नाम लिया था जो शुरुआत में जो हमको काम पड़ा था। इन आदमियों ने और इन व्यक्तियों ने हर समय थली के लिए कुछ न कुछ सोचा और काम किया था। और इसमें ये संस्था बनाने में भी आज शायद हमसे दूर हो गए हैं। उस टाइम में रायचंद जी खटेड़ भी आगे थे, और संतोष जी बसावत भी थे, सुमेरमल जी दुग्गड़ थे, जिन्होंने थली प्रांत में एकजुटता लाने में महनीय काम किया था। और सच बोलता हूँ मैं, अगर ये 10-15 आदमी नहीं होते ना, हम लोग, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और सशक्त रूप से, अब आप बात करें कि हम लोगों का सर्वप्रथम जब सामूहिक खाना हुआ था, लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी। उस टाइम में निर्मल जी मालू वगैरह है, उत्तम जी मालू है, एक अपने वो गुलाब जी सुराना, बहुत काम किए थे इन लोग, विक्रम जी बहुत काम किए थे इन लोगों ने। उस टाइम में स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरत थी हम लोगों को। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस टाइम में एक 20-30 आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ये माहौल बना था। हाँ, अभी आप पूछिए, मैं क्या पूछ रहे थे? हाँ, बीएससी के बारे में आप पूछ रहे थे। देखिए, बात ऐसी हुई, जब मैं 67 में जब बीएससी पढ़ने के लिए डिनडा गया था, तब पिताजी के व्यापार के अंदर कुछ तकलीफ आनी शुरू हो गई थी, और पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार था, रियल में बहुत होशियार था। 100 तो नहीं तो कम से कम 95 भी लेके आता ही था मैं। तब पिताजी को बोला, पिताजी वो जो तंग खत्म काम है, घणों काम मैथमेटिक ही है, तो मैं संभालू। और पहले बोला, बेटा था तू क्या कर सी? बापू जी, एक बात था ना, मैं अड़े बढ़ा दूँ तक समझ में आया, देख लीजिए। प्रभु की कृपा से अच्छा बन गया था। उस दिन पिताजी को अच्छा लगा कि ये मेरा काम देख सकता है। तो मेरे पढ़ाई के साथ साथ जितना मेरे से हो सका, मैंने पिताजी को व्यापार में सहयोग किया था। और आज एक छोटी सी बात इसके साथ मैं संबंध बोलता हूँ आपको, एकदम संबंध की। आज जो गिरियाज का रूप देख रहे हैं ना, जो खून के अंदर होती है चीज़, जब मेरा बड़ा बेटा, मेरा परिवार में संयुक्त परिवार है हमारा, सब भाई साथ रहते हैं। आज भी शायद 13 पंथ के अंदर बहुत कम परिवार है जिसमें एक किचन में 40 आदमी रोज खाना खाते हैं। एक ही चूल्हा है हमारे घर में। जब मेरा बड़ा बेटा स्कूल में पास हो गया था, तो मेरे मन में आया, बैठे बैठे देखने में सुंदर है, जेब में कुछ पैसा भी है, बाइक भी साथ में है, बिगड़ने में लगेगा 2.5 मिनट, इसको कैसे करूं, ये हमारा भविष्य है। तो हमारे कैशियर था जैन उस टाइम में, मैं उसको बोला, जैन इधर आओ। तो क्या बात बोल, मैं कहा यार तू ये नवीन पैसा को चस्को लगाता है, चस्को लगाता है क्या भाई जी? मैं आप केस रूम है जगह मैंने घुसा, इन खाली नोट सीधा करना को बोल। भाई उस टाइम बहुत बड़ा था, नोट सीधा करना, उल्टा करना, गिनना। अब तो हम लोग नोट पर कुछ नहीं लिख सकते, उसे नोट पर लिखते थे। ये शुरू किया, 2 दिन बैठा, उसको मजा आने लगा, पैसा आ रहा है गिन रहा हूँ, पैसा आ रहा है गिन रहा हूँ। धीरे 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 उससे बढ़ता गया। और आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, 2-3 महीना में
पक्का बिजनेस का इन्वॉल्व हो गया, पक्का सेल्समैन बन गया। अच्छा। इतना साथ था। और उस टाइम इतनी बड़ी घटना घटी। आज हमारे जो गिरियाज का दिख रहे हैं आपको, अच्छे शोरूम दिख रहे हैं, उसके पीछे एक छोटी सी वो घटना की। अभी 1% कितने शोरूम आपके? अभी 80वां खुल रहा है। 80वां। हाँ, उस एक छोटी सी घटना कितनी बड़ी घटना बन जाती है, कैसे एक बीज से इतना बड़ा बट वृक्ष बन जाता है। अब मेरे से बोल रहा था, क्योंकि मैं बोल डांटता था उसको। मैंने कहा कैसे इतना सुंदर है देखने में, बिगड़ ना जाए, और अपना तो सत्यानाश हो जाएगा, अपना तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। तो बाबा के पास आया, तो मेरे बड़े भाई पास आया, बोला बाबा मैं इस आइटम, हाँ इस आइटम की मैं सेल लगाना चाहता हूँ। बोले क्या, रेडियो, पंखा, कुकर, आयरन का सेल लगाओगे तुम? कि बाबा एक बार मेरे पर विश्वास कर लो, हमारे दुकान के ठीक सामने सोल्ट्री है वैष्णव समाज की, उसका रोज का 10,000 भाड़ा है, तो 3 दिन दिला दो और 50 स्टाफ दिला दो, थोड़ा सा ये साइड वॉल वगैरह दिला दो, मैं सेल लगाऊंगा। बोला बेटा नवीन, तो समझ चीज ने ये सब काम होना क्या कौन नहीं, था पापा ठा पड़ी तो छोटा कौन नहीं, हमारी भी मन भी कौन छोटा है। वो तो अड़ गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मेरे भाई ने मेरे को बुलाया, बोल भाई थक मास खराब हो गया, ये अपना टाइम आगे सेल आज तक दौड़ में तो कटी खोला की सेल आज तक तो स्क्रैप की लगा है, रिजेक्टेड की लगा है, डैमेज की लगा है, लेकिन नया आइटम की सेल सोच ही नहीं सकते। बोले देख बच्चा बढ़ रही है, 30,000 खर्च अपना वो भाड़ा को है, और 10,000 स्टाफ को है, उस टाइम 150-200 पर डे मिल जाते थे, और 5,000 रुपया ये सब नाम जाम टेबला वाला भाड़ा है। लेकिन करंट बनवा दिए, देखो 50,000 रुपया पानी में से क्यों करो थे भाई साहब। कल्पनीय बात बोलता हूँ आपको, उस 3 दिन में हम लोगों की हालत ये हो गई थी, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, औरतें पीछे से आके हमको मुंह में कुआ दे रही है। उस 3 दिन में 3 करोड़ की सेल की है, जो 12 महीने में सेल नहीं थी। 12 महीने की सेल 3 करोड़ थी इस टाइम में, और 3 दिन में 3 करोड़ की सेल। और मैंने और बड़े भाई पतनालाल जी ने, हम लोगों ने 2,500 एडवांस ली फाड़ी है। उसमें लिखा गया था विद इन 2 months यू विल गेट योर आइटम। That was a turning point for Giriaj, I'm telling you now. Cannot believe it. उसको दिमाग में खांसी आई ऊपर, उसके बाद में कैसे किया, और अब तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आइटम की सेल लगती है। लोग वैष्णव समाज से लेके जो सागर टाकिज का सर्कल है ना, वहां तक लाइन में खड़े हैं। कोई जोरदार ताली हो जाएगी। तो ये जब एक बात बोलता हूँ, आज आप लोग यंग है और बच्चे पढ़ते हैं, आजकल बच्चे 1 या 2 होते हैं, सिर्फ ज्यादा किसके भी नहीं होते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है, पढ़ाओ लिखाओ होशियार करो, लेकिन थोड़ा सा उसको अपने व्यापार से या इसे तो उस बच्चे को जोड़ के रखो। एकदम कट ऑफ मत करो कि वो नौकरी में चला जाए और 20,000 रुपया महीना कमाने की सोचे, न कि ये जो पितरी काम उसको निकाल के। आज का हमारे घर के बच्चे जो 6 बच्चे हमारे जॉइंट फैमिली के, अगर नहीं होते तो शायद हमारा 4 या 5 शोरूम में बैठे रहते हम। ये रियलिटी है हमारी। अच्छा कन्हैयालाल जी, एक मुझे जैसी जानकारी आपके लिए कि अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया, या चेक से या जो भी है ट्रांसफर होते हैं। आज से 2-4 साल पूर्व मैंने ऐसे सुना है और मैंने देखा भी है, और आप ही उसको बता सकते हैं कि दशहरा दीपावली के टाइम में बैंक आपके लिए रात को भी खुले रहते हैं। ये तो सच्ची बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतना पैसा होता था इकट्ठा कि बैंक वाले रिक्वेस्ट करते थे हम लोग, आज आपका काउंटर है तो खुला रखेंगे, और यहाँ से पैसा इकट्ठा करके गिनेंगे नहीं, आप इसको इकट्ठा करके ले जाएंगे, अब कल हमको गिन के बताइए कितना पैसा है। एक बात मैं बोलता हूँ, ये हमारे पिताजी की हमको माँ की बहुत बड़ी सीख थी। जिंदगी के अंदर, व्यापार के अंदर किसको भी चीटिंग करने की मत सोचना कभी भी। एक बार चीट करोगे, दोबारा तुम्हारा दुकान कोई नहीं आएगा। और कोई सरकारी टैक्स की चोरी मत करना। इनकम टैक्स तुम्हारी कमाई में है,
उसका थोड़ा बचा के ऑफिसर को देना पड़ता है, अन्य खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन ये सेल टैक्स की चोरी, ये चोरी, वो चोरी, जहाँ तक उसके आइटम ही मत रखना जिस पर टैक्स कलेक्शन करके सरकार को देना पड़े, वो आइटम मत रखना। एक बार भूल से हमारे पास स्टेबलाइजर आ गए थे और फर्स्ट परचेज में आए थे, सेकंड सेल में टैक्स हमको लेके जमा देना था, इमीडिएट हमने उस आइटम को वापस भेज दिया। और हमारी दुकान में एक बात बोलता हूँ, आज तक अभी तक शायद एक दिन भी कोई ग्राहक से तुम्हें मैं नहीं की है, कभी भी सेकंड घटिया आइटम नहीं बेचा है, स्टैंडर्ड ब्रांडेड बेचा है हमने, और बिना बिल का आप एलपिन भी वहां से नहीं ले सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए, एक सफल ब्रांड के पीछे एक बहुत बड़ा विजन होता है, एक कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। और जैसा कि कन्हैया जी ने बताया कि आज एरियाज व्हिच इज अ वेल रेस्पेक्टेड एंड वेल नोन ब्रांड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में नहीं, हमारे तमिलनाडु कर्नाटका में है अभी, और पांडिचेरी में है। तो एक वेल नोन ब्रांड है, स्पेशली इन साउथ इंडिया, इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड। और इन्होंने यहाँ पे बताया अभी कि किस तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है ये इनके पास तो है ही है, और इनके जो बेटे हैं नवीन जी गेडिया, उनके पास में भी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उनको विरासत में मिली है। और आज ये जो स्वरूप देख रहे हैं 80 शोरूम्स इन साउथ इंडिया, दैट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो इनके लिए एक बार जोरदार से ताली। एक बात मैं और बोलता तो हमारे व्यापार के आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ आपको। अभी मेरा एक भाई संस्थान में गुजर गया था, और हालांकि वो व्यापार में इतना नहीं था, वो धार्मिक जीव था, सेवा करना उसका मेन काम था। हम 3 भाई, एक भाई हमारे शुरुआत से अलग हो गए थे, उनके भाभी जी बोले थे नहीं मैं अलग रहूंगी, कोई बात नहीं भाभी जी, खुशी से रहो, प्रेम अपना बना रहे। 4 भाई साथ में है, हमारे चारों भाई के 6 बेटे हैं और 3 हम बड़े हैं, क्योंकि एक भाई गुजर गया है। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है, ऐसा हमने डिवीजन करके रखा है, जिसके जिम्मे जो काम है वही करेगा। आज मैं 5 दिन से दुकान नहीं गया होना तो मेरा काम है अकाउंट्स का और लीगल का, तो मेरे पेपर को टच भी नहीं करेगा। जब समस्या आती है तो हम मिलकर बात कर लेते हैं, और साल 2 साल में कभी एक दिन आती है तो कर लेते हैं, अदरवाइज नो इंटरफेरेंस, कोई भी नहीं है कि मनीष नहीं है तो कमल जी कर लेंगे, कमल जी नहीं है तो सुनील कर लेगा, सुनील नहीं तो विनोद कर लेगा। ये हमारे काम नहीं, ये होगा तो साथ में शेयर नहीं होगा। और भगवान की दया से किसका करूँ, गुरुदेव का करूँ, धर्म संघ का करूँ, या मेरे माता जी पिताजी करूँ। घर में अभी 9 बहुएं हैं, 4 भाइयों की 4 और 6 बेटों की बहुएं हैं। हमने आज तक 10 परिवार से आई हुई है, 10 गांव से आई हुई है, 10 माहौल से आई है, आज तक हमने उनमें कभी डिस्प्यूट नहीं देखा है। क्या बात, जोरदार ताली हो जाएगी। एक दिन भी हमने ऐसा नहीं सुना है कि आज तो देखो बहू है भी लड़ रहा है और बा सासू है भी यहाँ बोल लिया है। ये प्रभु की कृपा है, भगवान नजर न लगे तो करते हैं, लेकिन ये एक अनोखी चीज है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। ज्वलंत उदाहरण, ये एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि देखिए संयुक्त परिवार में कितनी शक्ति होती है। और ये एक सोच, ये जो एक सोच है, वो सोच ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सफलता का आधार हो सकता है। जैसा कि इनके जीवन में आज जो एक बहुत बड़ा व्यापार इनके परिवार का जिन्होंने स्थापित किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की शक्ति समाहित है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज करीबन 10-12 वर्ष पहले एक महिला मंडल का अधिवेशन था बेंगलोर में, विजयनगर में, तो उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया गया था। उनका विषय था संयुक्त परिवार। तो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था, एक ही कारण था, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं संयुक्त परिवार का आदमी हूँ, और मुझे मालूम है भाषण देना अलग बात है और प्रैक्टिकली संयुक्त परिवार रहना अलग बात है। तो मैं खड़ा हुआ माइक के पास और मैं बोलना शुरू किया। जो लाइन मैंने पहले भी लाइन बोली थी ना, शायद वहाँ पर करीब मेरे हिसाब से 1000 या 900 या 1200 लेडीज बैठी थी, पूरा बेंगलोर का सम्मेलन था, बैठी थी। मैं पहली जो लाइन बोली ना, तो सब मुंह ऐसा बाग देखने लगी मेरी तरफ। मैं बोला संयुक्त परिवार में रहना खांडे की धार है। ये मेरा पहली लाइन थी। हाँ? मैं कि ये तो है ना, ये इतना बड़ा रखना पड़ता है, बाकी 99 में सुख ही सुख है। बाकी जो सुख है, आज आप विश्वास नहीं करेंगे,
रात के 2 बजे भी हमारे घर में किसी को तकलीफ होती है ना, पूरे घर के सब सदस्य आके खड़े हो जाते हैं। मतलब सोच नहीं सकते हैं कि अपने को एक खाली फोन की घंटी बज जाए और टाइम के अंदर 12 बजे 11 बजे, तो पूरा परिवार बाकी आता क्या हो गया है। ये जो बॉन्डिंग है ना, मनीष को जरूरत है कमल जी की। ये बॉन्डिंग जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। आज मैं करूंगा, कल ये करेगा, और ये दिल से होती है ये चीज, इस करने से नहीं होती, अपने आप होती है। और ये मैंने अनुभव किया है, इसका मुझे बहुत फायदा मिलता। आज मैं बोलिए एक व्यापार करते हैं, आज 3 महीने से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, घंटा 2 घंटा का मेरा काम करके जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। ये कोई संभव है क्या? हर किसी के लिए संभव है क्या? ये हमारा परिवार के लिए है। सिर्फ आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरे बड़े भाई पन्नालाल जी का मेरा तो ऐसा अंडरस्टैंड किया, पिछले जन्म का होगा, उसके पिछले जन्म का होगा। हम दोनों बहुत कम बात करते हैं, खाली आंख से बात करते हैं। ये जो भवन बनाया है पीछे आचार्य महाप्रज्ञ समाधि के अंदर, खाली आंख से बात की थी हमने। पनवाल जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी उदयपुर में बोल दिया, बेंगलोर में बहुत घर हो गया, वहाँ पर एक समाधि के अंदर बनना चाहिए, थारी का इंच है, आप वृद्धाश्रम बना दिया समाज ने। जबकि कमल जी आप विश्वास नहीं करेंगे, पीछे एक जमीन है, मेरे पास भेज दिया था शेयर करने के लिए, अपना बिल्डिंग बना सकता था, मेरे को नहीं है बिल्डिंग, तो हमको समाज को बना के देनी है। तो खाली इतनी सीधा 2 ही सेकंड बात हुई हमारी बस, और ये बिल्डिंग का काम शुरू हो गया था। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मैं 3-4 बार इनके वहाँ पे बिल्डिंग में वो बनी रही थी, फर्नीचर का काम हो रहा था, और जो मैं देखा, मैं बाहर जाके बोला कि करण जी जो बना रहे हैं ना, लागे जी आप तो घर को बना रही है, मतलब ये मोटे मोटे मतलब चौखट, ये मोटे मोटे अपने दरवाजे, और कारपेंटर जो इनके घर पे काम करता है हमेशा, कोई कारपेंटर वहाँ काम कर रहा है, नहीं तो समाज को देना है, कोई भी किसी से ही बना के देना है, वो देना है, लेकिन ऐसा और ये सोच बहुत ही अतुलनीय सोच है। ओल्ड एज होम की कल्पना करना आज बहुत कम देखने को मिलता है। और गेडिया परिवार का जो धर्म संघ में जो योगदान रहा है, वो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और युगों युगों तक ये योगदान याद रखा जाए। कन्हैयालाल जी साहब, आपका जो परिवार है वो काफ़ी वर्षों से धर्म संघ से जुड़ा हुआ है, और आप भी स्वयं धर्म संघ की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आपका जो ये अनुभव है वो कैसा रहा? क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं सभा संस्थाओं में कई बार मतभेद हो जाते हैं, तो और आप पद पर भी रहे हैं, तो ये जो पूरा अनुभव है इसका अगर सारांश में आपको अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? देखिए, आप सारांश का पूछे, मैं आपको 2 ही बात बताऊंगा। एक तो कैसा भी कार्यकर्ता हो, कुछ भी हो, माला आपके गले में पड़ेगी तो सुनना भी आपको ही पड़ेगा। दूसरी बात, मेरी समझ में हर कार्यकर्ता से आप हंस के आराम से बात कीजिए, शायद आपका दुश्मन कोई नहीं बनेगा। क्या बात? और तीसरी बात है कि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ कभी संस्था में नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपका व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएगा, उस टाइम वो संस्था नहीं चलेगी, और श्रेय आपको अपने साथियों को देना पड़ेगा। भैया सुनील बहुत अच्छा है, कमल बहुत अच्छा है, क्या बात? मैं ही हो जाऊँ, मैं ही हो जाऊँ, मैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आप संस्था में नहीं टिक सकती हैं। और यह मेरा प्रथम दे रहा है, चाहे बीपीसी में अध्यक्ष था तब भी, और उसके पहले भी, मैं सबसे पहले अपने सहयोगियों को आज्ञा करता था, और मैं तो यही सोचता था कि मैं सब कम से कम मुँह से निकले। तो शायद सब संस्था के लिए एक सोचने की चीज़ है। और आज भी मैं, मेरे घर के जो बच्चे हैं, चाहे नवीन हो, प्रवीण हो, मनीष हो, ऋषभ हो, चाहे अरियंत हो, चाहे नितेश हो, सबसे पहले हम उनको आगे करते हैं। ओपनिंग होती है तो तुम लोग जाओ, हम लोग तो पीछे खड़े हैं। कोई कंपनी का सीईओ आ रहा है और कोई आता, तुम लोग मिलो यार, तो बहुत मिलनी है, आगे तुमको देखना, हम क्या करेंगे। तो आप इस देखेंगे, पेपर में फोटो देखेंगे ना, ओपनिंग हम लोग नहीं जानेंगे, इनको जाने दो यार, हम तो बहुत कर दिया 10 साल में, जिनका तो मौका फिर हम लोग एक कब करेंगे। तो ये घर में औरतों को भी यही करते हैं हम लोग। तो अब रश्मि को यहाँ भेजना कोई मामूली बात है क्या? सास घर में बैठी है, बहू यहाँ बैठी है, तो क्या
और आपको एक बात और बताता हूँ, रश्मि हो चाहे सारिका हो, दोनों प्रोफेशनल है, दोनों की डिग्री हमारे घर में शादी होने के बाद मिली है। अच्छा, रश्मि ने सीए हमारे घर में आके किया है और सारिका ने एमबीए हमारे घर में आके किया है। बोला है पापा मैं बीकॉम हूँ, मेरी सीए करने की चाहिए। मोस्ट वेलकम, हिम्मत तुम में चाहिए, बच्चा तुम्हारे होगा, छोटा बच्चा तुम संभाल लोगे, हमको क्या करना है, पढ़ना तुमको पड़ेगा। फिर सारिका बोलती है पापा मैं बीए हूँ, एमबीए करना चाहती हूँ। कर भाई, दम तुम में से, हमको क्या करना है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने को मिली। सबसे प्रथम ये बताया इन्होंने कि सभा संस्थाओं में अगर रहना है तो एक्सपेक्ट बुकेज एंड ब्रिकबेट्स बोथ। अगर आपको माला भी पहनाई जाएगी, कई बार आपको वहाँ पे कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। तो इसके लिए एक व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि स्वार्थ का विसर्जन करना है। अगर आप स्वार्थ का विसर्जन करते हैं तभी आप सामाजिक सभा संस्थाओं में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर वो ये है कि वो श्रेय, जब कोई सफलता हासिल होती है तो श्रेय खुद नहीं लेता, वो श्रेय कार्यकर्ताओं को देता है, और जब असफल होता है तो उसका पूरा श्रेय उस पर होता है। तो जो भी तमाम दर्शक विश्व भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जो सीखने वाली बात है, इस सीखने वाली बात को ग्रहण करें। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इन्होंने यहाँ पे बात की, और एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। इन्होंने 2 उदाहरण दिए अपने परिवार से, एक तो रश्मि जी गेड़िया का और एक सारिका जी गेड़िया का, कि देखिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया। शादी के पश्चात भी इन्होंने अपने घर की बहू को प्रोत्साहन दिया कि वो आगे बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। उनकी जो अभिलाषा हैं, उन अभिलाषाओं का दमन नहीं किया, बल्कि उन अभिलाषाओं का पोषण किया। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। तो एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुझे पता चली है कि चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो या इलेक्ट्रिकल का काम हो, कारपेंटरी का काम हो, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप हैं। देखिए बात ऐसी है कि मैं बीएससी का स्टूडेंट था और बचपन में कुछ करने की इच्छा रहती थी। तो आज मेरे घर में प्लम्बिंग का, कारपेंटर का, राजमिस्त्री का, इलेक्ट्रिशियन का सब सामान मेरे अलमारी में है। और मैं एक दिमाग में सोचता हूँ आज तो कुछ भी बुला के रात के 12 बजे भी मिस्त्री को बुला सकता हूँ। जब गांव में रहता था, एक स्विच खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा, 7 दिन तक नहीं आएगा, पानी का नल गिर रहा है उससे कोई नहीं आएगा। तो ऐसा एक लगन थी करने की। और आप सच बोले तो क्या, मेरे बचपन में एक बहुत इच्छा थी, हो शायद इस जन्म में तो नहीं होगी, आगे देखूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। क्या बात है। लेकिन घर की परिस्थिति और काम का दबाव के कारण इधर मैं 2-4 नई खोज करना चाहता था, और उसी ने मुझे प्रेरणा दी सब करने की। एक ऐसे, मैं अब छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं एक ऐसी साइकिल बनाना चाहता था जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था, जिस साइकिल को लेके आप बारिश में भी चला सकते हैं, भीगेंगे नहीं। वो मेरी बहुत आंतरिक इच्छा थी। और कम से कम मैन पावर उसमें एनर्जी लगानी पड़े हमको। उसमें बहुत कुछ सफल भी हो गया था मैं, लेकिन बाद में मेरे परिस्थिति के कारण मुझे उसको छोड़ना पड़ा। बाइसिकल का टाइम आ गया। अभी मोदी जी अब तो वो बाइसिकल में मोटर लगा के बाइसिकल चला, अब तो नहीं होगा, लेकिन उस टाइम मेरी बहुत लगन थी। और मैंने हाँ बोलो उस एक बात और मुझे याद आ रही है, आपके निवास स्थान जाने का कई बार मौका भी पड़ा, एक बार गया था आपके यहाँ, मुझे कुछ याद है, एक कुछ संग्रहालय आपने इनफैक्ट बहुत बड़ा, मतलब कमल जी आपको ये भी बता दूं कि संग्रहालय ही नहीं है, बल्कि एक कीर्तिमान भी बन चुका है। उस बारे में ही इज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मिनिएचर्स। तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। जब मैं 7-8 वर्ष का था तो मेरी परदादी जी यदि मैं बुलाया, बोला देख तब एक चीज दूं। उनके पास हाथी दांत की एक कांसी थी, इसमें दोनों तरफ होते हैं दांत, हाथी दांत की। और मेरा कुछ बचपन से या जन्म से स्वभाव था, कोई भी चीज खराब चीज नहीं करना, तो संभाल के रखना। और मेरा ध्येय रहता था हर चीज को छोटा बनाऊं। उसने मेरे ऐसा मिसाल लगा दिया कि आज मेरे पास करीबन दुनिया भर की
6,000 मिनिएचर पीस है। क्या बात है। और जब मैंने मेरा जब 60वां जन्मदिन मनाया गया था, बर्थडे मनाया गया था, आपको शायद इंटरव्यू लंबा हो जाएगा उस नहीं, घटना कोई बात नहीं, उस घटना को मैं बताऊंगा तो शायद आप लोग सोचेंगे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, क्या? नहीं, बताइए, बताइए। ऐसी घटना हो सकती है क्या? शायद इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा आपका। पूरा परिवार इकट्ठा किया, सगे संबंधी बहन बेटी से इकट्ठा किया। अचानक मेरा बेटा बोलता है कि पिताजी आज से चालो तारा होटल नाश्ता करा लिया वहाँ। तो मैं जैसे सुबह कपड़े टेप से मेला ठीक है पेंट शर्ट चेंज कर लूंगा। अच्छा मेरी आज भी आदत लूंगी पहन रखने की, शायद बहुत कम आदमी पहनती, मैं पहनता हूँ आज भी। तो कहाँ जाएगा? बोले आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए, कहाँ जाना है ड्राइवर आपको लेके जाएगा। ठीक है भाई, अभी हम तो बर्थडे बॉय है, कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं तो छोटी मोटी जगह क्या जाएगी, कोई अच्छा होटल में जाएगा। तो हमारे घर से निकलते अशोक होटल आती है, वहाँ से गाड़ी आगे निकल गई। फिर आती है विंडसर मैनर, उससे भी आगे निकल गई। फिर ली मेरिडियन आता है, वो भी निकल गई। एमजी रोड में है तो उबेर है, वो भी निकल गई। अभी कौन सा होटल बचा है? तो फिर एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी मुड़ गई तो लीला आ गई। लीला के अंदर गाड़ी अंदर घुस गई। जो ही मैं अंदर घुसा, वो रिसेप्शन की लड़की आई, बोले मिस्टर केएल गिरिया। यस वेलकम। मैं कि यार किसका वेलकम, नाश्ता करनी है, कंफ्यूज हो गया वैसे किसको बोल रही है ये। मैं सॉरी मैडम, आई कैन नॉट गो टू व्हाट यू वांट टू नो सर, योर रूम की इज रेडी। अच्छा। व्हाट रूम मैडम, यू गॉट सम कंफ्यूजन, आई हैव नो बुकिंग। नो यू आर केएल गिरिया। यस ऑफ कोर्स। सभी हाथ में थी, थोड़ी वाइफ के चेहरे पर हंसी थी। तो मैं समझा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसके पहले क्या हो गया था, घर में घटना घट गई थी छोटी सी। मेरे पास फोन आ गया था शोभा चंद जी दुगड़ का, बोला भाई जी बधाई हो। और उनके मेरा बधाई, क्या चीज़ की बधाई? तो मेरे जन्मदिन की बधाई दे रहे होंगे। उतने में मेरा बेटा पेपर को खींच के ले गया। जो मेरी न्यूज़ आने वाली थी ना लिम्का अवार्ड की, वो एक दिन पहले छप गई थी उसके अंदर। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई थी। बोला यार पेपर क्यों खोजा, पेपर देखने नहीं मना। बोले नहीं सर क्या इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ो नहीं। अजीब है यार। इमीडिएट बाथरूम में गया, पीछे से मेरा सिम कार्ड, ऐसे पता चल जाएगा, इतना तो बेवकूफ नहीं है, और नंबर चेंज होते पता चल जाएगा। सिम कार्ड को रगड़ दिया, दीवार से रगड़ के वापस भर दिया। मैं बाथरूम में क्या है तो काम कर दिया। रास्ते में फोन करो, फोन नहीं हो रहा है। वाइफ को बोला क्या, वो एयरटेल बेकार कंपनी हो गई, नया चेंज करना बेकार हो गई। भाई साहब होटल के कमरे पहुंचा, कमरा रेडी, तो पीछे ड्राइवर लेके सूटकेस लेके आ रहा है। अरे मैं क्या सुरेश क्या कर रहा है तुम? साहब अब हमको कुछ बस बोल दीजिए। तो नवीन जी वहाँ से फोन पर बोल रहे हैं, हम तो वही घुमा रहा। रूम में आ गया, मेरा सिम कार्ड बंद, टेलीफोन बंद, वाईफाई वाला फोन बंद। ये क्या डंगा हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? घर में इतने मेहमान 150-200 आदमी आए हुए हैं। मैं भाई बहुत गुस्सा हो गया। तो वो बेरा से किसे फोन लिया और नवीन को फोन लगाया, उठा नहीं रहा है। मेरे दो मैनेजर, चीफ मैनेजर जो हमारा गिरी आज के, उसको फोन किया, सर आई वेरी सॉरी सर, वी आर चेंजिंग द कंपनी, दिस एयरटेल हैज गॉन नाउ आउट ऑफ ऑर्डर, वी आर चेंजिंग द कंपनी, सेम प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। ठीक है भाई। सुबह उठे तो एकदम अच्छा नया सूट वूट एकदम लेके वो ड्राइवर सामने खड़ा है। ये क्या है सर, प्लीज मेरे को कुछ मत बोलिए, जो नवीन जी बोल रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, मनीष जी बोल रहे हैं वही कर रहा हूँ। सूट पहन के आया नीचे, इतने में दोनों महापुरुष नीचे खड़े थे, बोलते थे, बोले पापा ज्यादा इनमें मत गड़बड़ मत करिया, चुपचाप मंगसा चल लो। मैं क्या यार, को अरेस्ट करके ले जाए। भाई से आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस टाइम में गार्डन होटल था ना अपना प्रेसिडेंसी रोड की कोना में, उसके गेट के ऊपर पहुंचा, पहुंचते काले रंग का इतना मोटा पट्टी मेरे आंख पर बांध दिया। मतलब क्या करो पापा, थन गिरा हूं तो कटे याद करनी, चुपचाप थे चाल वो ब्रो। लिफ्ट तक आया, हॉल में आया, फिर बोलता है जैसे मेरे को, अच्छा पापा अभी आपको 4 बड़े बड़े झटके लगेंगे, आप अपना संभाल लेना। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, 4 झटके लगेंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप चुपचाप रहना, आप बोलना मत। सामने 4-5 आदमी बैठे हैं, स्टेज पर रखे, मेरा आंख का पट्टी खोला,
आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। पट्टी खोला, सामने देखता हूँ पूरा परिवार सामने बैठा हुआ है। जब मैंने नजर की, एक शोकेस है, उसके अंदर स्वराजकी का सामान लगा हुआ है। मैंने जैसे बोला, यार मनीष, तुम बोल रही हो अपनी पार्टी है, स्वराजकी का सेल क्या लगा रखी है? पापा थोड़ा लारा देखा, मेरी नजर उस कांसी पर गिरी। मगर इंडिया में ये तो किसके पास हो ही नहीं सकती है। अच्छा, वो 150-200 साल पुरानी चीज थी। हाथीदांत की कांसी थी से कौन कहाँ से आएगी? दादी के पास, परदादी कहाँ से आई थी पता नहीं, भगवान जाने। पापा सामने देखो, अरे ये सब मेरी आइटम है, हिम्मत कैसे हुई? मेरे सोके से, मेरे से को टच नहीं करता है, पूरा सील किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, सभी मेरे पास रहती है। बोला पापा आगे देखो, तो बड़ा वाला के बोलते पापा भंडाटिया बनाते, और मेरे दांत में पानी आ गया। इतना नंबर 1 झटका लग गया। मेरा सामान उस टाइम 4000 पीस थे करीबन, उसको वहां से पैक करके लाना और उसको सजाना, 50 शोरूम के अंदर, 50 शोकेस के अंदर जो अपने लगते हैं ना, इसका एग्जीबिशन ज्वेलरी का पूरा सब भरा हुआ। इतनी हिम्मत कहाँ से आई उठाने की? और कल तक तो मेरे शोकेस था, एक रात में यहाँ के यहाँ कहाँ से आ गया, सज गया है सब, ऐसा नहीं है लगे फेंक दिया, एकदम सिस्टमेटिक। एक झटका लगा, मतलब भयंकर मेरे लिए। तो मेरी भाई बोलती है, देखो टापा अपना चिल्लाए वरना। इतने में आती है विजया घोष, तो लिम्का की खुद मालकिन है। वो बोली है, फर्स्ट टाइम मैं किसी को अवार्ड देने के लिए आई हूँ, अदरवाइज हमारा रिप्रेजेंटेटिव आता है वहाँ का लोकल, और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। स्टेज पर क्या बोल रही है पता है आपको? लिम्का के 40 साल की लाइफ में आज तक जितने भी हमारे पास आए हैं, हमारे 3 साल वेटिंग है, और 3 साल के बाद में जितने भी आए हैं सब अपने खुद के लिए पैरवी किए हैं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एक बेटा बाप के लिए पैरवी करने आया है। क्या बात है, कहते हैं जोरदार तालियां हो जाए। उसने क्या बोला था उसे ऑफिस के अंदर? पहले नवीन जब रिसेप्शन में गया था तो बोला, आई वांटेड टू मीट विजया घोष। नो नो नो, 3 years टाइम। वो तो सुना नहीं, सीधा उसका चैम्बर खोल के अंदर घुस गया। पीछे से भाग रहा उनका जो मैनेजर या जो भी था स्टाफ, व्हाट आर डूइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? बोला, मैडम आई एम फ्रॉम बेंगलोर and I have come for a reason, very special reason. I am trying for my father. What? For your father? Not for you. No, my father has got such a collection. His birthday is after 3 or 4 days. I want this award for him. No, madam, if you want to like, give it. वो बात सुन के इमीडिएट वो सीनियर आदमी था, उसके साथ में अपना आदमी वजह चेक करने के लिए, ऐसा को मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ के उसने देखा और बोला, व्हाट इज दिस? ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू ऑल दिस वर्क। उसका एक कमेंट था। तो विजय घोष बोली, टुडे आई कम ओनली वन रीजन, आई वांट टू सी दैट फादर फॉर हिम फॉर हुम हिज सन इज ट्राइंग। 2 झटका लग गया। विजय घोष खुद अवार्ड देने आई है। तीसरा में एक बुक निकाली मेरे ऊपर, मुझे पता ही नहीं है, कभी मेरा इंटरव्यू लेता है, कभी ये लेता है, उसको तो बुक बनाई है। ये मेरे तो बड़ा बड़ी झटका, ये कब बन गई? इतनी अच्छी बुक है, आप लोग देखेंगे तो मतलब सोच नहीं सकते हैं। चौथा झटका उस दिन भारत बंद था, और आप विश्वास से करेंगे 75 आदमी बाय ट्रेन गए। हम लोग सेट वेरी स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से कोचिन गए हम लोग। नो हमारा बोर्डिंग पास चेकिंग, नो लगेज चेकिंग, कुछ भी नहीं, सीधा VIP डोर से हम लोग अंदर गए उस प्लेन के अंदर। कैन यू बिलीव इट? अब सोचो आप गिरिया आगे बढ़ने के लिए बच्चों का कितना बड़ा हाथ है। सही, और जोरदार तालियां हो जाएंगी। देखिए, व्यक्ति में अगर जुनून हो, अगर पैशन हो, तो क्या नहीं हो सकता। और दूसरी जो एक बात है कि अगर आपका परिवार आपके साथ हो तो वो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। इन्होंने जैसे बताया, अपने बेटे का जिक्र, अपने बेटों का जिक्र किया यहाँ पे, और इन्होंने ये भी जिक्र किया कि ही हैज़ गॉट दी, ही इज़ ए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और इनका जो मिनिएचर का जो कलेक्शन है इट्स अराउंड 6000। तो एक बहुत जोरदार एक बार बधाई देते हैं इनको। इसमें एक बात और जोड़ूंगा, मेरे पास 6000 मिनिएचर आइटम था ही, इसके सिवाय मेरे पास कम से कम 100 देशों के करेंसी नोट और कॉइन्स है, और कम से कम मेरे पास 1000 मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स खाली ऊपर का 1000 टाइप का,
और मेरे पास कम से कम जो होटलों में आती है ना, ये शैम्पू का बोतल 1000 होटलों का शैम्पू का बोतल है। और ये जो कलेक्शन है उसमें मेरा अकेला का नहीं आता है, पूरा परिवार का, सगा संबंधियों का, बहन बेटियों का, जो भी जाती है बोले अंकल को राजी करना है, कोई शर्ट पहननी चाहिए, एक आइटम दे तो राजी हो जाएगा। बस कुछ नहीं देता। और दूसरी बात बता मैं आपको, किस कलेक्शन के पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। हम लोग जाते हैं फॉरेन में, कम से कम 40-50 देश में घूम चुका हूँ। हम लोग घूमते के बाद वाइफ मेरे को ज्यादा पंच करती है, देखो देखो थंगा आइटम पड़े बेटा, देखो देखो विश्वगस ने कहीं है। रियल में उसका बहुत बड़ा इसके अंदर, और मेरे स्वभाव को ठीक करने में और मेरे को इंसान बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। देखिए ये बात बार बार उभर कर आई है हमारे इंटरव्यूज में, और एक जो सेंट्रल थीम है जितने भी इंटरव्यूज हमारे यहाँ पे हुए हैं वो ये है कि बेटर हाफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट्स इमेंस इन नॉट ओनली सक्सेस बट इन ऑल्सो शेपिंग अ बिहेवियर ऑफ द पर्सन। यहाँ पे कन्हैया जी ने बताया कि इनकी वाइफ का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो इनकी वाइफ के लिए भी एक और जोरदार तालियां हो जाए। एक बात और बोलता था साथ में, जब उसको लिम कार्ड मिल गया था, लिम अवार्ड, उसके बाद में वर्ल्ड इमेजिंग रिकॉर्ड का अप्लाई किया था, 7 दिन में वो भी आ गया था। फिर मैंने किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, उसका भी आ गया था। फिर मैंने अप्लाई किया था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। उनका जो लेटर आया है, आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, वी आर सरप्राइज टू नो अबाउट योर कलेक्शन एंड एज पर आवर प्रोग्रामिंग योर collection is unique. We have got 1000 Buddha's collection record. आधा इंच से लेके 50 फुट तक का. We have got Ganesha 500 record, but we have no such category. For that, if you want Guinness record, we are accepting your proposal, but our own condition is there. Our 8 people will come there. They will measure everything. They will stay there about 10-15 days. Everything if you can bear, we are ready to come there. मैंने उनको बनाए लिख दिया था। अच्छा। क्योंकि वो देंगे या नहीं देंगे, 8-8 आदमी का रखना 10-15 दिन तक, और फिर एक ही चीज को दिखाना, नॉट प्रैक्टिकल। करेक्ट। तो मेरे पास अभी भी उनका परमिशन पड़ा है, विश्वास करेंगे आप, मेरे पास परमिशन गिनीज वाले का, मैंने इसको प्रश्न नहीं किया बाद में। देखिए कमल जी, हमारे समाज में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ये एक जुनून है कलेक्शन का। ये एक और व्यक्ति जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था वो है सुजानगढ़ के श्री निर्मल जी सेठिया। निर्मल जी सेठिया का लंदन में म्यूज़ियम है। टी के जो आइटम्स होते हैं, टी के जो यूटेंसिल्स होते हैं पुराने, उनके कलेक्शन का, और लंदन में उनका म्यूज़ियम है दैट इज़ वर्थ अराउंड 1600 करोड़। ओह, लंदन में उनका निर्मल जी सेठिया का। एंड जहाँ पर मतलब नेपोलियन के टाइम के जो चाय के जो कप्स हैं वो मतलब बहुत सारे प्राचीन उनके पास जुनून है वो, और आज उनका जो काम है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन बट दैट म्यूजियम इज समथिंग विच इज़ वेरी नियर एंड डियर टू हिज हार्ट। और सेकंड ये जो इनके बारे में मैंने सुना है दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो आई थिंक वी मस्ट हैव इन नो राजस्थान परिषद में कभी आरंभ भवन में एक विजन, एक दिमाग में एक योजना आ रही है कि क्यों ना ये जो संग्रहालय है ये पूरा समाज देखे और इंस्पायर हो इनसे। बहुत बढ़िया, जोड़ा था। देखिए इसमें क्या है, मैं आप लोगों को पर्सनली इनवाइट करता हूँ, आप लोग हमारे घर आइए, चाय पानी पियेंगे, आप देखिए। लेकिन इस संग्रहालय को अभी वहाँ से शिफ्ट करना मुश्किल क्या, असंभव जैसा लगता है। क्यों लगता है? इसके लिए मैंने बच्चों को बोला है, मेरे को एक 4-5 एकड़ जमीन चाहिए, एक 5-7 हज़ार फुट का एक हॉल चाहिए, और कम से कम उसमें मेरे को 100-200 शोकेस चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर, जैसे आप लंदन की बात करी है, मैं भी कुछ इसका केएल गिरिया मिनिएचर एंड एलाइड आइटम बोल के एक म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर की इच्छा है, लेकिन वो कब फिजिबल होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, मेरा इच्छा इसका है, या तो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट रोड है उसके ऊपर हमारे बहुत ज़मीन है उस पर करूँ, या फिर जयपुर दिल्ली हाईवे पर करूँ जहाँ टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि एक बार आप घुस जाएंगे आप सोचेंगे क्या बनाए हैं। हम तो चाहेंगे कि बेंगलुरु में ही हो। मैं 2 जगह मैंने सर्च किया, या तो जयपुर बेंगलोर, जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर जहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के लिए, तो वो एक काफ़ी जगह है, या फिर ये बेंगलोर का एयरपोर्ट रोड पर है जहाँ पर ये चाहिए ऐसा चीज़। देखिए आज इसकी मैं कोई कीमत नहीं बोल सकता हूँ, मेरी लागत शायद कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आज इसको संग्रह करना, इतना डेडिकेशन करना, और अरबों रुपया देंगे तो भी आप नहीं कर सकते।
सही है, इसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक बार मेरे एक आदमी बोला था, साहब इसको आप कितना रुपये में कैसे कर सकते हैं? भाई तू इसकी कीमत बता दे मेरे को, फिर बात करता हूँ। वो सोच समझ के और बोलता, भाई साहब ये तो संभव नहीं है, ये कलेक्शन करना तो संभव नहीं है अभी। तो जैसे वर्क ऑफ 70 years, 60 years, Correct. 50 years and 150 years, वो क्या और बहुत है, गुस्सा है तो बोलिए। सब कुछ कवर कर दिया मैंने। सही है, सही है। देखिए, बहुत ही जुनून है, बहुत ही पैशन है, और ऐसे कई ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जिनके पास ये पैशन होता है, और इन्होंने अपना जो यहाँ पे सपना हमारे साथ शेयर किया है, तो हम ये आशा करते हैं कि सपना एक दिन ज़रूर ही फलीभूत होगा, और इनका जो ये म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम बहुत ही जल्द समाज के सामने आएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कन्हैयालाल जी साहब। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए, हमें बताया कि किस तरह आपको विरासत में धर्म की शिक्षा मिली हनुमान जी केडिया से, और आपका भी धर्म से बहुत ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो आचार्य श्री तुलसी जी हो, महाप्रज्ञ जी हो, या महाश्रमण जी हो। तो कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है इनमें, और जो बात आपने अपने जीवन में भी ग्रहण की है, और जिस बात का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पड़ा है, वो हमारे साथ अगर शेयर करें। देखिए, मैंने बचपन में आचार्य तुलसी को बहुत नज़दीक से देखा है, और महाप्रज्ञ जी की तो बहुत आशीर्वाद था, महाश्रमण जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन तीनों आचार्यों की एक एक शब्द में व्याख्या करूं तो आचार्य तुलसी एक शासक थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी एक योगी थे, और आचार्य महाश्रमण जी करुणा के अवतार है। और आप इस बात को मान के चलिए, 250 साल का तेरापद के इतिहास का भी आपको विवेचन कर रहा हूँ मेरे अनुभव से। आज तक बड़े से बड़े साधु संत और बड़े से बड़े श्रावक आचार्यों से विमुख होकर, मुंह मोड़कर या अपना पुण्य छीन करके कुछ किए हैं, लेकिन आज तक तेरापद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। और आप याद रखिए, ये जो शासन है बहुत महान है, और एक भी आदमी तुलसी के टाइम में तो 30 से साधु साथी लगते, एक से एक धुरंधर, नाम नहीं लूंगा मैं किसके भी, आज उनका अता पता भी नहीं है। तो अपने को सौभाग्य से समझना चाहिए कि ऐसे अपने आचार्य मिले हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था, उस टाइम मेरे से एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई थी। व्याख्यान के बाद में एक दिन की बात है, जैसे भर व्याख्यान के बाद देखते आचार्य महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी और प्रभुआ जी 2 मिनट बात करते हैं। अचानक मेरा दिल्ली से आना हुआ और मैं दर्शन करने अंदर चला गया था। और महाप्रज्ञ के टाइम में मुझे इतनी छूट थी कि अगर वो आहार करते तो भी मैं अंदर चला जाता था। अच्छा। हाँ, उनको कई 10 बार मूर्ति खोली देखी हुई है, और छोटे छोटे साधुओं को खाना खिलाते देखा हुआ है मेरे को। उस टाइम उन्होंने एक शब्द बोला था, वो शायद मेरी जिंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महाश्रमण जी को बोले थे उस टाइम में, महाश्रमण जी इनका ध्यान रखना, अच्छे कार्य करता है। और उस भावुकता में आग में पानी भरा हुआ था, मैं तीनों को पैरों को हाथ लगा दिया था, प्रमुखा जी के पैरों में हाथ लगा दिया था। क्या बात। उस भावुकता में विचार ने किया तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बात को परोटा था, बोला भाई ये कैमरा साधु ही रेवा नहीं बहुत लगा गया। मैं कि बाबू जी आपने जो दंड दे बाबू जी, भावुकता में खतरनाक पगा हाथ लगा दियो, जो मन दंड दो, कब दंड का ही है, माने तो लड़ो पड़सी, बाबू जी मत ये भावुकता में आपका भी पगा हाथ लगा दियो। तो इतना था आशीर्वाद। आज महाश्रमण जी का भी इतना आशीर्वाद है कि शायद दूर से देखते हैं। तो मैं बिना एक बात और बोलता हूँ आपको, जिंदगी में कभी भी कोई भी आचार्य हो, चाहे साधु संत हो, बेमतलब का उनका टाइम खराब मत कीजिए। कोई काम हो तो चाहिए उनके पास, बिना मतलब कि अपनी फोटो आनी है, नाम करना है, ऐसा काम मत कीजिए। इनका टाइम अमूल्य है, इनकी शक्ति अमूल्य है, क्यों उनके वेस्ट नहीं करते। कभी काम होता है सामने खड़ा होता है तो मैं पास भी नहीं जाता हूँ, दूर से चला जाता हूँ कि देख लेंगे फिर कुछ बोलेंगे, नहीं दूर से जाते हैं हम। सही बात। बिना मतलब खड़े हो गए फोटो लेनी है, सामने खड़े हो गए बोल के ये तो ऐसे करुणा का अवतार है, आप बोलते रहिए सुनते रहेंगे, उत्तर तो देंगे नहीं। हाँ एक बात आपको बोल दो, मैं जिंदगी अनुभव एक बहुत बड़ा। अच्छा तुलसी के टाइम की बात है, उस टाइम मैं भी आप ही जैसा यंग था, आज जैसा नहीं था।
उन्होंने दोपहर के टाइम सम्मेलन रखा था खाली यंग कपल्स का और साधु साधु जितने भी है, तो मैं भी बैठा था, वाइफ भी साथ में थी। आचार्य तुलसी ने एक बात बोली थी, आज मन है कि आचार्य महासमण की कमी बताओ, आचार्य महासमण की कमी बताओ। हाँ, अच्छा। अब बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, कौन बांधे? सन्नाटा एकदम, एक शब्द नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस पद भवन बिना सकते। तो प्रमुखा जी के पास नियोजिका और गई, 3-4 दिन गई, आपस में थोड़ा कुड़ आवाज शुरू हुआ, तो थोड़ा हलचल शुरू हुआ। तो फिर नियोजिका जी खड़ी हुई, बोले अगर हमारे ऊपर कोई दृष्टि ना हो तो हम एक बात बोलना चाहते हैं। बोला हाँ बोलो, कोई दृष्टि को नहीं होगी, कोई भी क्यों नहीं, जो था मन में अच्छा है बोलो। देखियो आचार्य महासमण जी में आप कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, एक चीज हमको लगती है कि हम लोग समस्या लेके इनके पास जाते हैं, सब पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट में 5 मिनट बाद हम लोग बक बक करके चुप हो जाते हैं, तो समझते हैं जय मंगल, हम क्या समझे इसको। अच्छा तुझसे असर लाएंगे। तो आज भी आप देखो, आप बोलते रहिए, काम की बात 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, झूठ बोलेंगे 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सही है, बहुत जोरदार ताली। अच्छा अब एक बात बोलता हूँ, आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मेरा सबका बहुत बड़ा आभारी। ठीक है, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने कई कम व्यक्तियों को सुना है जो मारवाड़ी भाषा में भाषण देना पसंद करते हैं, और मेरी बात ये आपकी जो खासियत है मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि आप मारवाड़ी भाषा में अपना वक्तव्य देना पसंद करते हैं। देखिए ये मेरी बचपन से आदत रही है, जो चीज दिल की बात में मारवाड़ी में बोल सकूं नहीं, मैं कोई भाषाओं पर बोल सकूं। आज की भाषा है एकदम लगे दिल्लू बात आ रही है, दिल्लू बात निकल रही है, और भी सोचने को पड़े। देखो आप एक बात बोलता हूँ आपको, तो एक बात ध्यान दो थोड़ी सी, जब इंडियन आदमी इंग्लिश बोलता है ना, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो ट्रांसलेट करके बोलता है। हाँ करेक्ट है। और मारवाड़ी में आप बोलो यहाँ कोई ट्रांसलेशन की जरूरत को नहीं। आज से आप को बड़े लेक्चरर भाषण दे रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो अपनी मातृभाषाओं इंग्लिश ट्रांसलेट कर रही है। आप हिंदी भी बोला नहीं तो आप ट्रांसलेट कर बोल रही हैं, लेकिन आप मारवाड़ी में बोलना नहीं तो अपन को सोचो को बड़े कड़े भी कहीं बोल लूँ मैं जी, आप घर में बात कर रहा है, बिया की बात हुआ है, और बाई गोड बोल रही हो, जिसको बोलने को स्वाद मन मारवाड़ी में आवा नहीं, वो कोई भाषा को नहीं आती। मैंने बंगला बोल रही हूँ अच्छी फर्स्ट क्लास, इंग्लिश बोल रही हूँ काम काट ली हूँ, हिंदी बोला ही यहाँ, कन्नड़ बोल रही हूँ मैं, लेकिन जिसको स्वाद मारवाड़ी में आवा नहीं, वो क्या ही को नहीं आवा है। अब मैंने ट्रांसलेट कौन करना पड़ा है, सबसे बड़ी बात है हमारी। को जोरदार ताली होने के लिए। देखिए आज मारवाड़ी भाषा अगर कहें कि विलुप्त हो रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और यहाँ पर एक ज्वलंत उदाहरण है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो इस भाषा को जीवित रख रहे हैं। तो हमें भी ये ध्यान देना है कि हमारी जो भी मातृभाषा हो, उस मातृभाषा को हम जीवंत रखें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो कन्हैया जी, ये तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। मनीष जी और कमल जी और सुनील जी, कुछ हंसी मजाक भी हो जाए? जरूर, तो जरूरी है, ज़रूरी है हंसी मजाक। तो कन्हैया जी साहब, कुछ हंसी मजाक की बातें भी हो जाए? आराम से। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कन्हैया जी साहब से कि आप अपनी बेटर हाफ को प्यार से क्या बुलाते हैं? सच्ची बोलो क्या? हाँ। साची पूछो नहीं तभी को बुलाता हूँ मैं, सुना है कि तो कोई स्पेशल नाम नहीं है ऐसे? नाम लेते हुए नहीं यार, आदत पड़ गई है हाँ। पता नहीं क्यों, विशेषण या स्पेशल? बहू ये बहुत दोगती है, पापा क्या सुना क्यों है, अब मुंह से निकलता ही नहीं, मैं क्या करूं? अभी मेरे बड़े भाई पन्नालाल जी है, उनको मैंने कभी भाई जी नहीं बोला है, आज तक स्वामी बोला है। स्वामी नहीं, सामी 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 सुनो के, वो यहाँ पर आए थे बड़े को सब सामी बोलते थे, मैं सानी सुन गया, आज तक वही हैबिट है। अच्छा ये बात बताइए कि जब वो रूठ जाती हैं
तो फिर मनाने के जो जतन होते हैं वो किस प्रकार? देखिए, सच्ची बहुत है, इस मामले में मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या बात है। सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद बात नौबत आई भी को नहीं, अब भगवान दिया वगैरह 10-20 सेकंड के लिए या 2-4 मिनट के लिए हुआ है, 2 मिनट बाद पाँच भी आएंगे है, तो अब बात नौबत को नहीं है मनाना की या उठना की नौबत। सच्ची बात मन तो कभी को नहीं है नहीं। 2 मिनट भाई गुस्सा आयो बोल दिया बिन की गई 2 मिनट पाछी ऐसी तो खाना खा लियो, चलो खा ले लियो। रियली आई डोंट फेस, रियली आई डोंट नो। क्या बात है। मैं कभी कौन फेस किया, कभी नहीं। तो इनकी धर्मपत्नी के लिए का जोरदार तालियां हो जाए। और आप अगर रूठ जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है? मैं रूठ जाऊँ तो बार कैसे हो गया, चलो। सच्ची बात है एकदम, रियलिटी है ये। अच्छा, मेरी भी आदत है, हर बात में हंसी आ जाए। सबसे बड़ी बात मेरी कमजोरी क्या है, सबसे भयंकर कमजोरी मेरी है, झूठ बोलते मेरे को हंसी आ जाती है। एक शब्द कड़ी झूठ बोल दियो, मरचा रसूली का जी झूठ बोल रही हूँ। देखिए सरल व्यक्ति की यही पहचान होती है। भाई गॉड मैंने कड़ा कड़ी घड़ो रोकू मैं पर भाई आई जी। और एक और बात, आपने जैसे फरमाया कि बहुत सारे कंट्रीज आप विजिट कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ये सुना है कि बहुत सारी स्कीम्स निकलती है हर साल, कहीं ना कहीं वो भेजते रहते हैं, कभी यूके, कभी यूएस, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी रशिया। तो अगर आपको कभी ये मौका मिले, ये ऑफर आए कि आपको फॉरेन विजिट जाना है और चॉइस दी जाए कि आपको किसी एक्ट्रेस के साथ में जाना है, जाना कंपलसरी है, तो कौन सी एक्ट्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? सच्ची पूछोगे, दिल की बात पूछोगे? हाँ। मान ली दुनिया में एक एक्ट्रेस है, हमारी वाइफ है। भाई गॉड बोल रहा हूँ, मैं तो किसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। चाहे कोई लाल साहब हो, चाहे वो कौन सी गई हो, मैं तो नहीं जाने वाला। देखिए, कोई भी लालसा हो, कोई भी प्रलोभन हो, नहीं सर, इनको मैं तो नहीं जा सकता। नो मैं सॉरी, आई वेरी सॉरी। क्या बात है, क्या बात है। वेरी सॉरी। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अच्छा, अगर आपको अपनी पत्नी को कोई गाना समर्पित करना हो, कोई पुराना गाना या कुछ भी, तो हो जाए? देखो बात है कि भेस क्या गया बिना बुझाड़ी बात तो गड़ो ही करने का। आप हमको गाना बता दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं उसको। दो मैं तो एक गाना है, तेरे बिना क्या जीना सो साथी। क्या बात है, क्या बात है। रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सबसे प्यारा गाना यही है। एक बार जोरदार तालियों के लिए। कन्हैयालाल जी, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके परिवार के बारे में। राजस्थान परिषद की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये अवसर दिया गया है और मैं भाग्यशाली हूँ, आज यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों से बात किया। हम भाग्यशाली हैं। कंवर जी, मनीष, सुनील, विनय, सब ने मैं बोलूँ रियल में, मैं भी कौन सोचे हो कि इतना बढ़िया इंटरव्यू उसी में सोचे हो टिंगर बना कर भाई कौन बोल रही हूँ सच्ची देखो, बस बनावटी बात बनाओ को नहीं, मैं करना चाहूँ करूँ, बोलूँ बना चाहिए जैसी ये बात है। हम गौरवान्वित हुए, हम भाग्यशाली हैं।